बहनों और भाइयों, वैसे तो किसी कलाकार का परिचय करवाया नहीं जाता है, क्योंकि कलाकार का परिचय है उसकी कला। और जहाँ बात चले खुर्शीद पागल जी की, तो क्या कहूँगी मैं और मेरी क्या सुनेंगे आप। टीसी रीच की नई पेशकश लेकर आपको हंसाते हंसाते लोटपोट करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं अपने एक्शन जोक्स के साथ जनाब खुर्शीद पागल साहब। धन्यवाद आशा जी। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ टी सीरीज का, जिन्होंने इस नाचीज को मौका देकर आप लोगों तक मेरी पहचान बनाने में मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया और मुझ जैसे न जाने कितने ही नए कलाकारों को मौका देकर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में सहयोग किया है। वैसे भी मैं एक बहुत बड़ा कलाकार हूं और आज से कुछ साल पहले बॉम्बे में मोहम्मद रफी नाइट हुई थी, जिसमें संजोग की बात या यूं कहिए कि किस्मत की बात कि इस नाचीज को भी उस नाइट में प्रोग्राम देने का मौका मिला। काफी बड़ी नाइट थी, टिकट शो था, हाउसफुल, पूरी टिकट बिक गई, सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। और दूसरे दिन हमको उस खबर मिली कि मोहम्मद रफी साहब इस संसार से चले गए। कुछ वर्षों बाद मुझे मुकेश जी के साथ कार्यक्रम करने का अवसर मिला। मुकेश नाइट भी हमने किया, काफी टिकटें भी की, हाउसफुल गया प्रोग्राम, सक्सेसफुल कार्यक्रम। दूसरे दिन हमको सुनने को मिला कि मुकेश जी इस दुनिया से चले गए। उसके कुछ वर्षों बाद मुझे एक बार मौका मिला किशोर दा के साथ प्रोग्राम करने का। रात में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि अगले दिन हमको सुनने को मिला कि किशोर जी इस दुनिया से छोड़कर चले गए। और आज मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच कार्यक्रम कर रहा हूं, दे रहा हूं, और लेकिन ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप लोगों को कल तक महफूज रखे, सही सलामत रखे। शुक्रिया, शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, आपकी इन तालियों का। वैसे भाइयों और भाइयों की बहनों, देखिए मेरी बहन कहने पर आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपकी बहन तो मेरी बहन, आपकी माँ है तो मेरी माँ है, आपकी बीवी है तो मेरी भाभी है। भैया भाभी, वास्तव में हम कलाकारों की जिंदगी एक इल्जाम होती है, निगाहें नेक हों फिर भी बदनाम होती हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अपने मिर्जापुर शहर के उन 3 छोटे छोटे बच्चों की ओर, जो आपस में बैठकर अपनी मासूमियत भरे अंदाज में बातें करते हैं। तो देखिए मिर्जापुर के 3 छोटे बच्चे और मिर्जापुरी टोन में किस तरह से बातें करते हैं। एलाजू एक बात बताई, अब हमारा दद्दू कहत रहे न कि जो सबसे पहले पैदा हो तो वो सबसे बड़ हो तो, अब मंगल के दिन जब आना शुभ हो तो हम मंगल के दिन पैदा भरे तम तहु से और काजू से दोनों से बड़ है, तो आज से हम तो दोनों का मॉनिटर है, समझे कि नहीं। तो दूसरा बच्चा बोला मंगल को पैदा भरन तो बड़ है, माँ दद्दू कहना न कि जे पहले पैदा हो तो वो बड़ हो तो हम सुमार के पैदा भरे तम तहु से और काजू से दोनों से बड़ हम है न, तो दोनों का मॉनिटर हम न भय। तो तीसरा बच्चा बोला थारे नहीं तो इन लोगों का मोहा देखो, तुम्हारे मंगल में इतना खुश हो गए। अबे हमारा दद्दू कह रहे न कि हम इतवार के पैदा भरे तुम कहूं से और ऐसे दोनों से बड़ हम नहीं रे, तो तू दोनों का मॉनिटर हम न भय। तो दोनों बच्चे बोले जुट्टी कहीं के इतवार के पैदा भरे, इतवार के कैसे पैदा भर हो, इतवार के तो छुट्टी रहता। तो फिर पहला बच्चा बोलता है एलाजू एक बात बताई, हमार दद्दू जो बन रे बहुत बड़ा तैराक रहे, बड़ी बड़ी नदी, बड़ा बड़ा समुन्दर आनन फानन में पार कर जाते रहे, और सब तो छोड़ दे रे 20-20 घंटा तक तो खाली नदी में डुबकी लगाए रहते रहे, बहुत बड़ा तैराक रहे हमार दद्दू। तो दूसरा बच्चा बोला बस 20 घंटा, हमार दद्दू तोरे दद्दू से भी बड़ा तैराक रहे, उन समझ ले ना 20-20 दिना तक डुबकी लगाए रहते रहे, और तू खाली 20 घंटा के चक्कर में है। तो पहला बच्चा बोला 20 घंटा 20 दिन बस, ओ
हमार दद्दू जमाना 20 साल पहले से डुबकी लगाए हैं, अभी तक नहीं निकला है। शुक्रिया आपकी इन भरपूर तालियों का। आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने इलाहाबाद शहर के रेडियो आकाशवाणी के अनाउंसर अमित मिश्रा जी की एक स्वप्न की ओर, जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। होता क्या है कि एक बार अमित जी मुझसे मिले और बोले कि मैंने एक सपना देखा जिसमें इंद्र जी की सभा लगी हुई है और उसमें हमारे देश के 3 दिग्गज मंत्रियों की पेशी की गई, श्री राजीव गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालू प्रसाद यादव। तो तीनों लोगों की पेशी में इंद्र जी ने अपना फैसला सुनाया। राजीव, हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए। तुमने देश के अंदर देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए जो कार्य किए और यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारे लिए यहाँ परलोक में स्थान स्वर्ग चुना है। तुम सीधे स्वर्ग में जाओ। और अटल, तुम भी अपनी बात पर अटल रहे, इसलिए हम तुमसे भी प्रसन्न हुए और तुम्हारे लिए भी स्थान स्वर्ग चुना है, इसलिए तुम भी सीधे स्वर्ग में जाओ और आज से स्वर्गवासी कहलाओ। और लालू, तुम हो बहुत चालू। तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हम तुमसे प्रसन्न होते, इसलिए तुम नरक में जाओ। लालू फैल गए। ऐसन कैसे होए? हमसे ढेर बहुबात जिन की है, इन ऐसा कौन सा कार्य किए कि इनके स्वर्ग मिले, हमके नरक? पूरा बिहार लालू लालू करत बा और यहाँ हम कोनो कार्य नहीं किया। ई वाला न हो। ऐसा हो कि हो हम इलेक्शन कराओ, जे जीते उ जाए। लालू, यहाँ इलेक्शन नहीं, यहाँ फैसला होता है और तुम्हारे हक में फैसला हो चुका है, इसलिए तुम नरक में जाओ। नहीं देखा, ये सब हम नहीं जानी। या तो फिर से परीक्षा ले और नहीं तो इन्हों लोगों के नरक में भेजे और नहीं हम स्वर्ग में जाओ। लालू, तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। तुम्हारी हम एक बात मानकर तुम्हें एक मौका और देते हैं और एक एक सवाल तुम तीनों से करेंगे। जो सही जवाब देगा वो स्वर्ग जाएगा और जो गलत जवाब देगा वो नरक में जाएगा। ठीक बा, ये हमके मंजूर बा। हाँ तो राजीव, रैट माने क्या होता है? चूहा। स्पेलिंग RAT रैट। बहुत सही, पास हो गए। अटल, कैट माने क्या होता है? बिल्ली। स्पेलिंग CAT कैट। बहुत सही, पास हो गए। लालू, चेकोस्लोवाकिया की अंग्रेजी बताओ। देखे, उनसे लोगन से तो रैट कैट, हमसे चेकोस्लोवाकिया। ये देखा पक्षपात हो। ऐसा नहीं, फिर से मौका दो और सही सही सवाल करो। लालू, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें हम आखिरी मौका देते हैं और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ तो राजीव, ये बताओ, वो एक लड़का है, अंग्रेजी बनाओ। राजीव जी ने बताया, ही इज ए बॉय। बहुत सही, पास हो गए। अटल, ये एक लड़की है, अंग्रेजी बनाओ। अटल जी ने कहा, दिस इज ए गर्ल। बहुत सही, पास हो गए। लालू, हाँ देखा देखा, अब की पक्षपात जिन की है। लालू, कोई पक्षपात नहीं। हाँ तो ये बताओ, हरा पेड़ चर्र से गिर गया, अंग्रेजी बनाओ। देखे, उनसे लोगन से तो लड़का लड़की और हमसे चर्र पर। अब एक अंग्रेजी हम कौन बनाई? ये वाला न हो, मुझ फिर से हो। लालू, तुमको हम आखिरी मौका देते हैं, अगर इस बार भी तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ तो राजीव, ये बताओ कि देश में अंग्रेजों के समय क्रांति किस सन में आई थी? सन 1857 में। बहुत सही, तुम पास हो गए, स्वर्ग में जाओ। अटल, उस क्रांति में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए? अटल जी ने कहा, यही कोई 10,000 लोग। बहुत सही, तुम भी पास हो गए, स्वर्ग में जाओ। लालू, उन 10,000 के नाम बताओ।
धन्यवाद, शुक्रिया आपकी इस हौसला अफजाई का, आपकी इन तालियों का। तो आइए अब आपको हम लिए चलते हैं देहात के एक स्कूल की ओर, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर करके देहातों में पेड़ के नीचे टाट पट्टियां बिछा दी जाती हैं और मास्टर जी आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राइमरी की पाठशालाएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक देहात का माहौल है, पेड़ के नीचे प्राइमरी की पाठशाला लगी हुई है और मास्टर जी पढ़ाने के लिए आते हैं। तो देखिए मास्टर जी नाक के बल पढ़ाते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह से। हने 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 हने, बच्चों निकालो अपनी अपनी कापी, आज हम तुम लोगों को निखाएंगे गंगा मैया की उत्पत्ति। गंगा मैया कब पैदा हुई, कहां से पैदा हुई, काहे पैदा हुई और कहां कहां हुई के कहां जाए के गिरी हैं। हाँ तो चलो निकालो अपनी अपनी कापी और लिखो, लिखो बेटा लोगों। गंगा मैया 4:32 पे हिमालय के घाटी से भूख दिना पैदा भई। फिर वहां से गंगा मैया चली तो भन 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 एक अनुआ। अबे सनऊ लिखा था कि कक्षा में बैठ के इस लेटे पे नाक चुआवत है। आई लिख लो बेटा लिख लो, परीक्षा में आने वाला सवाल है, फेल हो जाओ तो 5 रुपया देवो पास में खातिर, फ्री में आवत है कहा पैसा, लिखो। हाँ तो फिर गंगा मैया चली तो भन 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 इलाहाबाद मिर्जापुर से होत बे। ए पुष्पा ये लिखा तो कि कक्षा में बैठ के जुइया मारत हुआ है। अरे बिटिया लिखे नहीं ससुरे जाबू तो लोग का कहिए कि पतोहिया के गंगा को उत्पत्तियों नहीं आवत। लिख ले बिटिया लिख ले। हाँ तो फिर गंगा मैया चली ना आगे तो भन 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 मिर्जापुर से होत भाई और आगे बढ़ी। ए राजू इस कक्षा में बैठ के बीड़ी पी रहे हो। अरे बेटा बीड़ी पी पी के करेजा न जलाओ करे जाऊ। अरे सुरती बना तहू खा हमो के खियाओ। बीड़ी पी के करेजा न जला करे जाऊं। हाँ तो लिखो। तो फिर गंगा मैया भन 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 जाए के वही पटना बिहार में गिन गई लिखने। उधर से प्रिंसिपल साहब जा रहे थे, उन्होंने सुना कि है गंगा गिरी है बंगाल की खाड़ी में और मास्टर साहब गिरा रहे हैं पटना बिहार में। तो बड़ी तेज में मास्टर साहब का नाराज होते हुए बोले, ओ मास्टर साहब बच्चों को क्या गलत सलत लिखा पढ़ा रहे हैं। अरे आपको कुछ पता भी है या ऐसे ही गंगा गिरी है बंगाल की खाड़ी में, आप उसे गिरा रहे हैं पटना बिहार में। तो मास्टर साहब बोले, ए प्रिंसिपल साहब हमसे ज्यादा चक्कर चक्कर मत किए, 150 रुपये तनख्वाह देबो तो का हमरे तुम्हारे घरे गिरे, तनख्वाह बढ़ावो तो हम आगे बढ़ाई। तो पटना बिहार से बढ़ा के बंगाल के खाड़ी में गिराई। शुक्रिया। तो इसके बाद प्रिंसिपल साहब चले जाते हैं। तो मास्टर साहब बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। तो देखिए क्या सवाल करते हैं। ना बेटा राजू खड़े हो बेटा खड़े हो। ये बताओ बेटा कि अगर तुम्हारे सामने पूरब हो, तुम्हारे दाएं तरफ दक्षिण हो, तुम्हारे बाएं तरफ उत्तर हो, तो तुम्हारे पीछे क्या है बेटा, बोलो बेटा। राजू खड़े हुए अपना दोनों हाथ पैंट के पीछे रख के रोने लगे। गुरुजी हमें हमारा कोई गलती नहीं हो, गुरुजी हमारे कोई गलती नहीं हो। अरे बेटा इसमें गलती की क्या बात है, तुम्हारे सामने पूरब है, दाएं तरफ दक्षिण है, बाएं तरफ उत्तर है, तो पीछे क्या है बेटा, बोलो बेटा काहे रो रहे हो। गुरुजी वही तुम कहती हमें हमारा कोई गलती नहीं बा, हम माई से पहले कह रहे हमके फटाफट पहनाए के मत भेजो, नहीं तो गुरुजी देख लेंगे। अच्छा बेटा पैंट फटी है तो बताना चाहिए ना, इसमें रोने की कौन बात है। बैठो बैठो बेटा बैठो। हाँ तो बेटा पप्पू खड़े हो बेटा। छोटा सा बच्चा पप्पू खड़ा हुआ। ये बताओ बेटा कि पैजामा एक वचन है कि बहुवचन। गुरुजी
पैजामा जो बा न वो ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन। बहुत सही बेटा, बैठो बैठो। हाँ तो बेटा कानू, अरे बेटा बहुत पीछे बैठे हो, जरा खड़े हो जाओ। हाँ तो एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम कालू था खड़ा हुआ। कहा गुरुजी? हाँ बेटा जरा ये बताओ गांधी जी का पूरा नाम मालूम है? हाँ गुरुजी। तो बताओ बेटा। गुरुजी गांधी जी का पूरा नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी? हमें ध्यान नहीं आता तो पूछना चाहिए न, है? अपने मन से बताने लगते हो। अरे बदतमीज बच्चे आ जाते हैं कक्षा में पढ़ने के लिए। बैठो। हाँ तो बेटा रमेश कहाँ हो? हाँ वहाँ बैठे हो, जरा खड़े हो बेटा। ये बताओ बेटा कि मनुष्य चांद पर तो पहुँच गया लेकिन सूरज पर क्यों नहीं पहुँचा? बताओ बेटा। तो खड़े हुए। गुरुजी मनुष्य जो है ना सूरज पे इसलिए नहीं पहुँचा काहे कि वो रास्ते में ही जल जाएगा। अबे मैं रात में जाने की बात कर रहा हूँ, दिन में जाने की थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा तो ये बताओ कि अकबर का जन्म किस सन में हुआ था मालूम है? नहीं गुरुजी। अरे मूर्ख कहीं के, अकल के अंधे, आंख के अंधे, सामने श्याम पट पे भी नहीं देख सकते हो? मैंने पहले से ही लिख रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है? गुरुजी ये अकबर का जन्म तिरसन है, हम समझे कि अकबर का फोन नंबर है। बदतमीज ऐसे कक्षा में आ जाते हैं कि इनको फोन नंबर दिखाई देने लगता है। हाँ तो ये बताओ बेटा लोगों कि तुम में से दिल्ली में कुतुब मीनार देखने कौन कौन चलेगा? तो कोई बच्चा बोल रहा हम चलेंगे, कोई बोल रहा हम चलेंगे, कोई बोला हम नहीं चलेंगे। पीछे वाली सीट पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम दीनू था, उसे नींद लग रही थी, वो सो गया था। मास्टर साहब की नजर ज्यों हुई दीनू के ऊपर पड़ी, बड़ी तेज में चिल्लाकर बोलते हैं, अबे दीनू, दीनुआ, अबे दीनुआ उठ, कक्षा में पढ़ने आते हो कि सोने आते हो? दीनू हड़बड़ा के उठा, नहीं गुरुजी हम पढ़ने आते हैं। अबे पढ़ने आते हो तो कक्षा में बैठ के सो रहे हो? नहीं गुरुजी हम तो पढ़त रहे कि। अबे थाने हम अंधे हैं, दिखाई नहीं रहा है? सामने सो रहे हो, कह रहे हो कि पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या कहा सुना है? हाँ गुरुजी अभी आप यही न कहे हैं कि दिल्ली में कुतिया बीमार हो, देखे चलोगे? हाँ जब कक्षा में जागोगे तब न सुनाई देगा। सारे दिल्ली में कुतिया बीमार सुनाई दे रहा है। बहुत दुष्ट लड़के हमारी कक्षा में आ गए हैं। हे भगवान मैं कैसे लोगों को सुधारूं? अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम लोगों में से 2 का पहाड़ा किसी को आता है? किसी को नहीं आता था। तो फिर सामने वाली सीट पर जिसका नाम कल्लू था बैठे हुए थे, तो उसको देख करके मास्टर साहब बोलते हैं बेटा कन्नू तुम्हें पहाड़ा आता है? नहीं गुरुजी। अच्छा बेटा कल पहाड़ा याद करके आना। ठीक है गुरुजी। तो कल्लू अपने घर आए और अपनी माँ से बोले, माई रे माई गुरुजी कहे न कि 2 को पहाड़ा याद करके सुनाए, हमके पहाड़ा याद कराए दे। उसकी माँ एकदम गंवार किस्म की और वज्र देहात की रहने वाली बोलती है, अबे सबके 2 को पहाड़ा आवा तो तोर बाबुआ नहीं शादी करे बदे, जो बगल में कव्वाल साहब है ना उन्हें से याद करेंगे। जो अपनी माँ के कहने पर राजू बगल में कव्वाल साहब से जाता है, पहाड़ा याद करके दूसरे दिन स्कूल में जाता है। मास्टर साहब ने देखा तो पूछा बेटा कल्लू? हाँ गुरुजी। पहाड़ा याद कियो? हाँ गुरुजी। तो सुनाओ बेटा। सुनो गुरुजी। तो देखिए कल्लू सुनाते हैं पहाड़ा। 2 के 2 दूनी 4 3 6 चौके 8 पंजे 10 होता है। 2 के 2 दूनी 4 3 6 चौके 8 पंजे 10 होता है। 6 12 7 14 18 16 9 18 2 में 20 होता। कस रे अबे हम पहाड़ा सुनावे के कहा तो यहाँ कव्वाली सुनावे लगे। गुरुजी हमके तो एक जने
कल कायदे से याद करके आए, नहीं तुम टंगरिया धाई के सटक दे भाई, समझे कि नहीं? कक्षा में कव्वाली गाते हो? अच्छा गुरुजी। फिर दूसरे दिन बच्चा आया तो अपनी माँ से कहा, और उसकी माँ के कहने पर बगल में एक पंडित जी रहते थे, उनसे शुद्ध शुद्ध याद करके फिर दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। मास्टर साहब ने देखा तो आगे वाली सीट पर बच्चा बैठा हुआ था, तो फिर देखकर पूछते हैं, बेटा कल्लू आज पहरा याद कियो? हाँ गुरुजी, आज हम एकदम शुद्ध शुद्ध याद किए। तो सुनाओ बेटा। सुनिए गुरुजी। तो देखिए फिर बच्चा सुनाता है, स्वाहा। कस रे? अबे कल कव्वाली आज कथा, अबे पहाड़ों याद किए हो? गुरुजी हमके तो ऐसे कैसे गुरुजी रे? पहाड़ा तो याद करे मतलब कही देते, कबो कव्वाली कबो कथा। अगर कल कायदे से नहीं याद कर क्या है तो तहां नाम काट के निकाल दे भाई, समझे कि नहीं? ठीक बा गुरुजी। तो दूसरे दिन बच्चे ने किया का, मास्टर साहब को हलवा बहुत पसंद था, तो एक बड़े से डब्बे में हलवा लिया और लेकर आता है दूसरे दिन। अब बिल्कुल आगे वाली सीट पे बैठकर ऊपर से ढक्कन खोल देता है डब्बे का। हलवा देखते हैं तो मास्टर साहब की लाट टपकने लगती है। आते हैं, जीभ निकाल कर देखते हैं और बोलते हैं, कल्लू बेटा, बेटा कल्लू हलवा है का बेटा? हाँ गुरुजी आपके लिए है। अच्छा बेटा हमारे लिए है? लिया बेटा लिया लिया, आज हम तुमसे पहाड़ा नहीं पूछेंगे बेटा। लिया तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटा, लिया लिया। कौन भेजा है? गुरुजी माई भेजे हैं। अच्छा बेटा माई भेजे हैं, लिया में प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे। और इधर उधर देखते हैं, प्रिंसिपल साहब कहीं नहीं दिखते, तो अपना कोहनी तक का हाथ डब्बे में घुसेड़ देते हैं और हलवा निकाल कर जी मुंह में रखते हैं तो हाथू। अबे कलुआ कलुआ। कहा गुरुजी? अरे गुरुजी के बच्चे, अबे हलवा रे। हाँ गुरुजी। अबे सारे कई दिन के सारा हलवा ले आए रे। गुरुजी खाली 1.5 महीना को तो हलवा हो। अबे 1.5 महीना के हलवा हमके ले आए? एक तो कुकुर के नाम याद रहना रे। उठा कर उन्होंने डब्बा फेंक दिया। बच्चा रोने लगा, गुरुजी माई कह रहे कि कुकुर के नाम दिए, हमका तोही के दई दई, हमारी पुआ काहे फेंक दिए, हमारी पुआ काहे फेंक दिए। अबे थाने ये सलाह मरा 1.5 महीने के हलवा, अबे कुकुर के हलवा फेंकेंगे नहीं तो क्या खाएंगे टूटहा फूटहा डिब्बा में? गुरुजी चाहे सलाह मरा हलवा होए चाहे टूटा फूटा डिब्बा होए, वही डिब्बा लेके तो हम बहुत सुबेरे सुबेरे लेटरिन करे जात रहे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए आपको हम एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसे आपने बचपन में स्कूलों और पाठशालाओं में पढ़ा होगा, लेकिन अधूरे ही, उसके आगे की घटना आपको नहीं मालूम। ताइए पूरी घटना मैं आपको सुनाता हूं। होता यूं है, एक गरीब लकड़हारा है और उसके छोटे से परिवार में वो और उसकी धर्मपत्नी, बस यही 2 सदस्य हैं। वो दिन भर जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता है और शाम को उसी को बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता है। एक बार वो नदी के ऊपर एक सूखे पेड़ को काट रहा था और इत्तेफाक की बात कि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छिटक कर नदी में जाकर गिर जाती है। लकड़हारा बेचारा वहीं पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा होता है। कितने में जल देवता प्रकट होते हैं और पूछते हैं, वत्स क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? गरीब लकड़हारा बेचारा रोते हुए कहता है, देवता जी, जल देवता, मैं बहुत गरीब, बहुत मजबूर, बहुत लाचार एक लकड़हारा हूँ। दिन भर जंगलों में घूम घूम कर लकड़ियां काट कर उसे बेचकर अपनी और अपनी बीवी का पेट पालता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी साधारण सी कुल्हाड़ी, जो अभी लकड़ी काटते समय मेरे हाथों से छिटक कर गिरी और सीधे नदी में जा गई। अब मैं क्या करूँगा? कैसे लकड़ियां काटूंगा? कैसे अपनी और अपनी पत्नी का पेट पालूंगा? जल देवता जी उसकी इस बात पर तरस खाकर बोलते हैं, वत्स घबराओ नहीं, हम अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर तुम्हें देते हैं। और उन्होंने जल में डुबकी लगाई और फिर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए
अब बोले, वत्स ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं देवता जी, मैं गरीब आदमी, मैं ये बहरा सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से पाऊंगा? मेरी तो मामूली लोहे की कुल्हाड़ी थी। जल देवता फिर नदी में डुबकी लगाते हैं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकलते हैं। वत्स ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, मेरी तो एकदम मामूली सी लोहे की साधारण सी कुल्हाड़ी थी, ये चांदी की कुल्हाड़ी मैं कहाँ से पाऊंगा? और आखिरी बार फिर डुबकी लगाते हैं और इस बार उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकलते हैं और पूछते हैं, वत्स ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ यही है हमारी कुल्हाड़ी, मुझे दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो जल देवता जी उसकी इस ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे तीनों कुल्हाड़ी दे देते हैं कि जाओ तीनों ले जाओ। वो लेकर आता है, अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी अत्यंत ही लालची किस्म की औरत थी। उसने देखा तो कहा, अजी जब तुमको वो मिले ही थे, अब तुमको सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दी, अरे तुम उनसे और कुछ नहीं मांग सकते थे? अरे तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मांग लिए होते, मोटर गाड़ियां मांग लिए होते, बैंक बैलेंस बना लिए होते, तुम सिर्फ ये 2 कुल्हाड़ी लेकर चले आए। अरे भाग्यवान ये बना, ये कह कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ही साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे दी। ज्यादा लालच मत कर, ज्यादा लालच बुरी बला है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और जिद करके उसे नदी के किनारे ले आई कि चलो और मैं चल के जल देवता जी से कुछ मांगती हूँ। और ज्यों ही वो नदी के किनारे आकर के खड़े होकर जल देवता का इंतजार कर रहे थे, कितने में अचानक उसकी पत्नी का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरी। थोड़ी देर बाद जब वो नहीं निकली और इधर लकड़हारा बेचारा रोता हुआ परेशान, तो फिर से जल देवता प्रकट हुए और फिर पूछते हैं, वत्स क्या हुआ? अब तुम्हें क्या कष्ट है? अरे मैं क्या बताऊं जो देवता जी, मैं गरीब आदमी, कल तक तो सिर्फ कुल्हाड़ी गिरी थी, आज तो मेरी जीवन संगिनी, मेरी धर्म पत्नी ही पानी में चली गई। मैं उसे बहुत समझाया, समझा कर हार गया कि लालच मत कर, लेकिन वो नहीं मानी और आई और यहाँ पानी में गिर गई। अच्छा वत्स, हम अभी तुम्हारी पत्नी को निकाल कर देते हैं। और उन्होंने डुबकी लगाई और जब निकलते हैं तो माधुरी दीक्षित को लेकर पूछते हैं, वत्स ये तुम्हारी पत्नी है? माधुरी दीक्षित को देखकर लकड़हारे की आंखें खुशी से खिल उठती हैं और बोलता है, हाँ यही है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरी पत्नी है। और उसकी इस बेईमानी को देखकर जल देवता काफी नाराज होते हैं, बोलते हैं, वत्स तुमने सोने की कुल्हाड़ी पर अपनी नियत नहीं डिगने दी और तुमने चांदी की कुल्हाड़ी पर अपनी नियत नहीं डिगाई, लेकिन एक लड़की के लिए, माधुरी दीक्षित के लिए तुम्हारी नियत डगमगा गई। तो लकड़हारा बेचारा बोलता है, अरे जल देवता जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं पिछली बार आया मेरी मामूली कुल्हाड़ी गिरी, आपने सोने की कुल्हाड़ी निकाला, मैंने कहा मेरी नहीं है। फिर आपने चांदी की निकाला, मैंने कहा मेरी नहीं है। फिर आपने मेरी कुल्हाड़ी निकाला, मैंने कहा यही है। तो आपने तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दी। आपने अभी माधुरी दीक्षित को निकाला, मैं कहता मेरी बीवी नहीं है। फिर आप डुबकी लगाते हैं जूही चावला को निकालते, मैं कहता है ये भी मेरी पत्नी नहीं है। फिर आप डुबकी लगा के मेरी पत्नी को निकालते, मैं कहता यही मेरी पत्नी है। तो फिर आप खुशी से मुझे तीनों को भेज देते, तो मैं एक को तो संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, तीन को कहाँ से संभालता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं एयर इंडिया के उस विमान की ओर जो कि विदेश से फ्लाइट करके भारत के लिए उड़ान भरता है और जिसमें हमारे एक इंडियन महाशय, हमारे भारत के रहने वाले, और संजोग की बात कि हमारे मिर्जापुर के रहने वाले एडवोकेट श्री दीपक वर्मा जी, जो कि धोती कुर्ता और कोट पहनकर सफर कर रहे होते हैं, और ठीक उनकी बगल में एक अप टू डेट अंग्रेज
पैंट शर्ट कोट हेड चश्मा लगा करके ठीक उनकी बगल में बैठा हुआ सफर कर रहा होता है। जहाज जब फ्लाइट करके ऊपर आकाश में पहुंचता है और लोगों ने अपने कमर से बेल्ट खोल दिए, तो थोड़ी देर के बाद अंग्रेज ने बगल में बैठे हुए दीपक वर्मा जी को देखा। उनके कोट को देखता है, धोती को देखता है, कुर्ते को देखता है, और अंग्रेज तो वैसे ही मूडी होते हैं, तो उसने किया क्या, उनका कोट पकड़ा और पकड़कर पूछता है, हेलो इंडियन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। दीपक वर्मा जी बौखला गए। यार पूछना है तो ढंग से पूछ सकता है, ये कोट पकड़ के हिला के पूछ रहा है। खैर उन्होंने कहा, दिस इज माई जवाहरलाल नेहरू कोट। ओ योर जवाहरलाल नेहरू कोट, वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर उस अंग्रेज ने उनकी शर्ट देखी और शर्ट पकड़ लिया। फिर पूछता है, व्हाट इज दिस, दिस इज माई शर्ट। ओ योर शर्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर उसने देखा कि धोती और धोती को पीछे से खोसे हुए थे, तो देखते देखते उसने उनका पुछल्ला पकड़ लिया और पुछल्ला पकड़कर उसे पकड़कर पूछता है, हेलो इंडियन, नाउ व्हाट इज दिस। और इतनी जोर से हिला के पूछा कि उनका पुछल्ला खुल गया। वर्मा जी भी गुस्से में आकर के उन्होंने अंग्रेज की गले की टाई पकड़ ली और उसे हिलाकर पूछते हैं, हेलो इंग्लिश मैन, व्हाट इज दिस। और उन्होंने इतनी जोर से इसकी टाई पकड़कर पूछी कि उसकी नॉट अंग्रेज के गले में कसने लगी। अंग्रेज भी सारा सटपटा गया और उसने कहा, दिस इज माई नेकटाई, दिस इज माई नेकटाई, ओह दिस इज योर नेकटाई एंड दिस इज माई बैक टाई। और इसके बाद होता क्या है कि वर्मा जी को काफी तेज भूख लगी, तो उन्होंने अपना टिफिन बॉक्स खोला और उसमें से छोले भटूरे निकालकर खाने लगे। अंग्रेज फिर शांति के साथ बैठा हुआ उनको देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे फिर नहीं रहा गया, तो फिर वो पूछता है, हेलो इंडियन, व्हाट आर यू डूइंग। वर्मा जी को काफी देर गुस्सा लगा। उन्होंने कहा, क्या यार इतनी देर से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस लगाए हो, अरे खाना हो तो खा लो, व्हाट्स खा लो खा लो, व्हाट इज दिस, दिस इज छोला भटूरा, इंडियन फूड छोला भटूरा। ओह इंडियन फूड छोला भटूरा, प्लीज गिव मी। तो थोड़ा सा वर्मा जी ने उस अंग्रेज को दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वर्मा जी ने गुड़ के बने हुए सेव, जिसे हमारे भारतीय भाषा में गुड़हवा सेव कहा जाता है, उसे निकाला और निकाल कर खाने लगे। अंग्रेज देखा कि यार क्या ये लाल लाल लकड़ी की तरह निकाल कर कट कट करके खा रहे हैं। आखिर में उससे नहीं रहा गया, तो फिर उसने पूछा, हेलो मिस्टर इंडियन, नाउ व्हाट इज दिस, क्या व्हाट इज दिस लगाए हो है, दिस इज इंडियन स्वीट गुड़हवा सेव। ओह इंडियन स्वीट गुड़हवा सेव, प्लीज गिव मी। पहन लो। फिर दे दिया। अंग्रेज ने लेके खाया। खाने के बाद पानी वानी पिया। और हमारे भारतीय सज्जन भले ही हर चीज में शर्म कर लें, लेकिन एक चीज में वो शर्म नहीं करते। तो खाना वगैरह खाकर पानी जब इन्होंने पिया, पीने के बाद इनका प्रेशर तैयार हुआ और वर्मा जी थोड़े से टेढ़े हुए और इन्होंने अपनी हवा खोल दी। जब गैस का बवंडर उठा, अब पूरे जहाज के कंपार्टमेंट में छा गया। अंग्रेज बेचारा घबरा गया कि यार कौन सा गैस खुल गया, और घबरा करके बिल्कुल जान उसकी फंसी हुई। हेलो इंडियन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो वर्मा जी बोलते हैं, दिस इज एयर इंडिया, जब ये फ्लाइट करती है तो नाक में दम कर देती है। शुक्रिया 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 आपकी जबरदस्ती की इन जबरदस्त तालियों का। और आइए, तो दोस्तों, बचपना भी क्या खूब रंग खिलाता है, और हम सभी की जिंदगी में बचपन का भी एक समय आता है, और कई घटनाएं ऐसी हमारी जिंदगी में हो जाती हैं जो हमें जवानी से लेकर बुढ़ापे तक याद होती हैं। ताइए ऐसे कुछ बच्चों के बचपन की बातें और उनकी मासूमियत के अंदाज
आपके बीच बयान करता हूं, जिसमें होता क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है और जो अपने पिताजी से, अपने पापा जी से पूछता है, पापा 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 ये बरसात का पानी जो गिरता है ये कहाँ पे जाता है पापा। और उसके पापा काफी गुस्से में थे, किसी बात पर उनकी टेंशन हो गई थी ऑफिस में। गुस्से में वो बोलते हैं, अरे बदतमीज, यहाँ से हट, मेरा दिमाग मत खा। पापा पापा मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बरसात का पानी जो गिरता है ये कहाँ जाता है। अबे वो मेरी खोपड़ी में जाता है, भाग यहाँ से। अच्छा पापा, वो आपकी खोपड़ी में जाता है, इसीलिए तो आपके नाक से बह रहा है। भाग यहाँ से, भागता है कि नहीं। अच्छा पापा पापा ये बताइए कि, अबे मैं कहता हूँ कि मेरा दिमाग मत खा, भाग मेरे बाप, भाग यहाँ से, मेरा दिमाग इस समय जल रहा है। पापा आपका दिमाग जल रहा है, तभी तो मैं कहूँ कि ये गोबर जलने की गंध कहाँ से आ रही है। बदतमीज, मुझको कह रहा गोबर जलने की गंध आ रही है, मेरा दिमाग नहीं गोबर है, भागता है कि नहीं यहाँ से। पापा आप ऐसा चिल्लाते हैं, हमको एक सवाल बता दीजिए तब मैं चला जाऊंगा। अच्छा पूछ पूछ, क्या पूछना है पूछ। पापा आज गुरुजी पूछ रहे थे कि ईसा मसीह का जन्म किस सन में हुआ था, हमको बताइए ना पापा। अरे बदतमीज, मूर्ख कहीं के, इतना भी नहीं पता। जा रामायण उठा ला, देख के भी बताता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए बच्चों की बात पर, एक छोटा सा बच्चा है मास्टर टिंकू, जो कि हमारी ब्रेक डांस क्लब, केपी ब्रेक डांस क्लब में डांस सीखने आता है। बड़ा ही नटखट किस्म का बच्चा है। एक बार होता क्या है कि नेकर और गंजी पहनकर सड़क पर चला जा रहा होता है और उनके ठीक सामने एक महिला नकाब ओढ़े हुए चली जा रही है, तो मास्टर टिंकू भी उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। महिला सीधी जाती है तो टिंकू जी भी सीधे जाते हैं, महिला दाहिने मुड़ती है तो टिंकू जी भी दाहिने मुड़ते हैं, महिला बाएं मुड़ती है तो टिंकू जी भी बाएं मुड़ते हैं। और आखिर में एक जगह महिला जी से रहा नहीं गया, रुकती हैं, अपना नकाब पलटी और गुस्से में पलट कर बोलती हैं, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं लगता है, देखते नहीं हो कि मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। तो टिंकू जी बिल्कुल से सटपटा गए और बोले, आंटी जी माफ कीजिएगा, मैं अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए परेशान हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। बच्चे हैं और बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। तो आइए अब हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी घटना की ओर जो कि हमारे एक मित्र के साथ घटी। वो मित्र हमारे मिर्जापुर के रहने वाले हैं, बिल्कुल खड़ी भाषी, ठेठ जबान बोलने वाले। एक बार उन्हें विदेश जाने का मौका मिला और वो जब विदेश से लौटते हैं फ्लाइट्स करके, मेरा मतलब विमान द्वारा, तो विमान उनका जब ऊपर आकाश में चल रहा होता है कि तभी विमान के दाहिने साइड में एक सज्जन बैठे हुए बड़ी तेज आवाज में आवाज लगाते हैं, और ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब जहाज रोको। एयर होस्टेस उनके पास पहुंची, बोली, एक्सक्यूज मी, आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझको दिल्ली जाना था, मेरा दिल्ली आ गया, जहाज को लैंड करो, मेरे को यहीं उतारो। माफ कीजिएगा, ये आप दिल्ली की बस सर्विस में सफर नहीं कर रहे हैं, ये आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, फिर हजारों फीट की ऊंचाई से आपको मालूम कैसे हो गया कि आपका दिल्ली आ गया। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मेरे दाएं बाजू की खिड़की खुली थी, अपना हाथ बाहर किया, मेरा हाथ कुतुब मीनार से टकराया, मैं समझ गया कि मेरा दिल्ली आया। एयर होस्टेस समझ गई ये काफी तेज समझते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी खिड़की बंद की और चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बाएं साइड से आवाज आती है, और ड्राइवर जहाज रोको, मारो बॉम्बे आई हो। एयर होस्टेस फिर उनके पास पहुंची, हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मारो बॉम्बे जाना, बॉम्बे आए हो, जहाज लैंड करो, यहीं उतारो।
जी आप लोगों को ये हजारों फीट की ऊंचाई से पता कैसे चलता है कि बॉम्बे आया या दिल्ली आया? हमारे को कुछ नहीं पता। बाएं बाजू की खिड़की खुली थी, हाथ बाहर कियो, मारो हाथ माधुरी दीक्षित से टकरायो, मारो समझ गयो कि बॉम्बे आयो। आप भी काफी तेज समझते हैं। और कहकर उन्होंने खिड़की बंद कर दी। जहाज कुछ और आगे बढ़ा तो हमारे मिर्जापुर के साथी जो कि महेंद्र भारती जी थे, बिल्कुल पीछे वाली सीट पर दारू की 2 बोतल पेट के अंदर और 2 बोतल दोनों हाथों में लेकर बिल्कुल धुत पड़े हुए थे। और उन्होंने अपनी ठेठ भाषा में आवाज लगाया, रोक रे रोक रोक, जिक्र नहीं है कि हमारे मिर्जापुर आई गया। एयर होस्टेस उनके पास पहुंची। हेलो, एक्सक्यूज मी, नाउ व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कैसन प्रॉब्लम रे? कोनो प्रॉब्लम नहीं, हमारा मिर्जापुर आए, जहाज नीचे करे, हमके यहीं उतरना बा। ये आप हजारों फीट की ऊंचाई से आप लोगों को पता कैसे हो जाता है कि आपका मिर्जापुर आ गया? अरे बहुत चक्कर चक्कर करत है। अरे हम कहत है ना कि मिर्जापुर आई गवा, जहाज नीचे कर, ढेर मत बोले, नहीं तहू के उठाए ले चलब, जहाजिए उठाए ले चलब। अरे हमरे बाएं बाजू को खिड़कियां खुली बा ना, अपन हाथ बाहर किया, हमारा घड़ी गायब हो गया, हम समझ गए कि हमारा मिर्जापुर आई गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे ये सिर्फ आपके हंसने हंसाने के लिए जोक्स ही है, इसे आप हकीकत न समझ बैठिएगा। आप लोगों ने अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन आइए एक वाकया, एक घटना ऐसा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो होता क्या है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हमें तुम कुछ ऐसे शब्द बताओ जिसमें कि वर लगे हो, समझे बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर गलती क्षमा हो, माफ हो, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पूछने का, कहने का मतलब क्या है? बीरबल तुम ऐसे शब्द बताओ जिसमें वर लगे हो, समझे बीरबल? अच्छा अच्छा हुजूर माई बाप, ऐसे ऐसे जैसे दिलावर, जैसे जैसे गजावर, जैसे सनावर, जैसे मुनावर, जैसे। बीरबल इतने शब्द बताए पर एक शब्द भूल गए। वो क्या हुजूर? कह नहीं सकते थे कि जैसे अकबर। हुजूर गलती क्षमा हो, माफ हो, तो एक शब्द तो ऐसे और है, कहिए तो बताऊं। वो क्या बीरबल? हुजूर जैसे गोबर। शुक्रिया शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। दोस्तों, किसी किसी लोगों को ऐसी कई चीजों की आदत हो जाती है, या उन्हें यूं कह लीजिए एक तरह से लत पड़ जाती है, बीमारी हो जाती है, जिससे वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, नहीं छुड़ा पाते। तो ऐसे ही आइए एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं अपने छोटे भाई साहब अमजद तूफानी जी की, जिन्हें भूलने की बड़ी खराब आदत है। वो कोई बात भी करते हैं तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, और उनकी इस आदत से, उनके इस परेशानी से उनकी पत्नी काफी परेशान है। तो उन्हें समझा समझा के हार गई और कहा कि ऐसा करिए कि आप जाके दवा ले आइए। तो दवा लेने जाते हैं तो वहां डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचते हैं और देखिए क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बहुत बुरी आदत है। अच्छा, भूलने की आदत है? यह आदत आपको कब से है? कौन सी आदत? भूल गए? अच्छा, वो आप पूछ रहे थे क्या आदत है? हाँ, मुझे भूलने की बड़ी खराब आदत है। अच्छा, तो आप एक काम करिए कि ये जो मैं दवा आपको लिख के देता हूँ, इसे खाने के बाद 2 चम्मच ले लिया करिए। इसके बाद से हमारे भाई साहब आते हैं और शाम का खाना वो अक्सर करके रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो शाम को गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, इधर उधर देखा और 2 चम्मच उठा करके जेब में डाला, चले आए। फिर दूसरे दिन पहुंचते हैं, शाम का खाना रेस्टोरेंट में खाते हैं, इधर उधर देखते हैं, 2 चम्मच उठा करके जेब में डालते हैं, चले आते हैं। फिर तीसरे दिन पहुंचते हैं, फिर इसी तरह से।
तो आखिर में होटल के मैनेजर को जब पता चलता है कि रोज 2 चम्मच गायब हो रहे हैं, तो उसने एक दिन एक बैरे को ड्यूटी पर लगा दिया और बोला कि आज देखना कि कौन चम्मच लेकर जाता है। हमारे भाई साहब पहुंचते हैं और जब उन्होंने खाना खाने के बाद इधर उधर देखा, 2 चम्मच उठाकर जैसे ही जेब में रखा, तुरंत बैरा उनके पास पहुंचता है और उनका हाथ पकड़कर मैनेजर के पास लेकर आता है और बोलता है, साहब साहब यही है वो चम्मच चोर जो चम्मच चुराता है। ओए, जबान समाज के, मालूम है मैं कौन हूँ? साहब यही है, इसके जेब में है साहब, चम्मच इसके जेब में साहब, निकाल के देखो। और जब जेब में हाथ डाल करके निकालते हैं तो 2 चम्मच बाहर निकलते हैं। मैनेजर पूछता है, यह क्या बदतमीजी है आपकी? शक्ल सूरत से तो शरीफ घर के लगते हैं और आपको शर्म नहीं आती चम्मच चुराते हुए? देखिए आप अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था। क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने यह कहा है आपसे कि मेरे होटल में आकर के मेरे चम्मच चुराइए। देखिए, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो ये देखिए, कहकर उन्हें डॉक्टर का पर्चा रख दिया जिस पर लिखा था खाने के बाद 2 चम्मच ले लेना। उसके बाद पहुंचते हैं घर पर और नौकरानी को आवाज लगाते हैं, शांति, ओ शांति, शांति। उनकी पत्नी उनके पास आती है, क्या है कहिए, क्या कष्ट है, पानी चाहिए? अरे नहीं जी तुम हटो, वो शांति से काम है। शांति, ओ शांति, अजी क्या है कहिए ना, मैं हूं ना, बोलिए क्या चाहिए आपको? अरे मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम हटो ना। शांति, अजी क्या हुआ बताते क्यों नहीं है? मैं कैसे कहूँ, डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवा पीकर शांति के साथ सो जाना। शुक्रिया, धन्यवाद। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं चुनाव प्रचार क्रिया की ओर। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन के समय में काफी तेज में प्रचार शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह एक नेताजी का प्रचार हो रहा है और शाम को नेताजी घंटाघर के मैदान में पहुंचकर वहां की जनता को संबोधित करने वाले होते हैं। तो देखिए, लोग जब किसी के प्रचार के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए निकलते हैं तो सुबह से शाम तक में उनकी हालत क्या होती है, उनकी आवाज किस तरह से शुरू होती है और किस तरह की हो जाती है। तो सुबह का समय है और नेताजी के आने के प्रचार जीप से घूमकर हो रहा है। भाइयों, आज सायंकाल 5 बजे घंटाघर के मैदान में हमारे पुराने नेताजी का पुराना भाषण होने जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उनके भाषण को सुने और लाभ उठावें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दिन और गुजरता है, स्कूल कॉलेज का समय है, लड़के लड़कियां आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ा और जोश में, भाइयों, आज सायंकाल 5 बजे घंटाघर के मैदान में हमारे पुराने नेताजी का पुराना भाषण होने जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और उनके भाषण को सुनकर लाभ उठावें। थोड़ा और दोपहर होता है, भाइयों, आज सायंकाल 5 बजे घंटाघर के मैदान में हमारे पुराने नेताजी का पुराना भाषण होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, उनके भाषण को सुने और लाभ उठावें। थोड़ा जब और शाम होता है, भाइयों, सायंकाल 5 बजे घंटाघर के मैदान में हमारे पुराने नेताजी का पुराना भाषण होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उनके भाषण को सुने और लाभ उठावें। और जब शाम हुआ, भाइयों, सायंकाल 5 बजे घंटाघर के मैदान में पुराने नेताजी का पुराना भाषण होने जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और लाभ उठावें। जब बिल्कुल शाम को समाप्त होने का समय आया, भाइयों, सायंकाल 5 बजे घंटाघर के मैदान में पुराने नेताजी का पुराना भाषण होने जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, भाषण को सुने और लाभ उठावें। शाम को 5 बजे नेताजी पहुंचते हैं, भाषण देते हैं। तो देखिए किस तरह से भाषण देते हैं। जनता पहुंचती है नेताजी का भाषण सुनने के लिए। पुराने नेता थे, पिछली बार चुनाव में जीत चुके थे, इस बार फिर लड़ रहे थे। तो देखिए किस तरह से भाषण देते हैं और उनके भाषण के बीच में ही उन्हें तंबाकू खाने की, सुरती खाने की बड़ी खराब आदत होती है। तो देखिए भाषण के बीच में वो किस तरह से सुरती खाते हैं
और फिर उसके बाद बीच बीच में उनकी माइक बंद हो जाती है। तो अंदाज देखिए, हमारे देश के वासियों, हमारे देश के नागरिकों, आप लोगों ने हमें पिछली बार इलेक्शन में जिताया, हमने पानी का बम्बा लगवा दिया, बिजली का खंभा लगवा दिया। इस बार आप हमको इलेक्शन में जिताइए, उसमें पानी आने लगेगा, उसमें बल्ब लग जाएगा। हमें विकास करना है, हमें प्रगति करना है, हमें आगे जाना है, इतना आगे, इतना आगे, इतना आगे कि आप सब पीछे रह जाएं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप हमें कुर्सी दीजिए, हम आपको मेज देंगे। आप हमें आगे बढ़ाइए, हम आपको ऊपर बढ़ाएंगे। हम आपके देश में दूध की नदियां बहा देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे। नहर आप सब खोदेंगे और दूध हमारे अहीर भाई लाएंगे और रास्ता हमारे घर तक आएगा। हाँ तो साथियों, देश के अंदर, समाज के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले समाज के अंदर छुपे हुए सभी भ्रष्टाचारियों को मिलाना होगा, उन्हें इकट्ठा करना होगा इस तरह से। अब कहकर उन्होंने सुरती हथेली पर रखी। फिर हमको उन भ्रष्टाचारियों को समझाना होगा कि भ्रष्टाचार छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, और सुरती रगड़ना शुरू करते हैं। लेकिन देखेंगे कि सुधरे कि नहीं सुधरे। उसमें अभी भी बहुत से नहीं सुधरे हैं, तो उनको छांट देंगे। और कह के उन्होंने सुरती के सारे कंकर निकाल दिए। लेकिन केवल भ्रष्टाचारियों को सुधारने से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज के अंदर कुछ सफेद पोश लोग भी छुपे हुए हैं, और ये कहकर उन्होंने चूना निकाला। हमें समाज के अंदर छुपे हुए उन सफेद पोश लोगों को भी बिल्कुल इस तरह से निकालकर मिलाना होगा और उन्हें समझाना होगा। कहकर उन्होंने सुरती के साथ चूना मिलाया और रगड़ना शुरू किया। उन्हें समझाना होगा, भैया सुधर जाओ, सुधर जाओ, समाज को सुधरने दो, समाज को सुधरने दो, और ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसी बुराइयों को जन्म मत दो। हम उन्हें ठोक बजाकर देखेंगे कि कोई भ्रष्टाचारी मौजूद तो नहीं है, लेकिन नहीं, अभी भी इसमें भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें हम कच्चा चबा जाएंगे। और ये कहकर सुरती खा लेते हैं। अब देखिए, भाषण दे रहे हैं और बीच में उनकी माइक बंद होती है, तो किस तरह से। लेकिन केवल भ्रष्टाचार समाप्त करने से हमारे समाज का विकास, हमारे देश का विकास, आपके नगर का विकास नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ 3 बातें कहूंगा और हमारी उन तीनों बातों पर आप ध्यान रखें। सबसे पहले, जो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की बुराइयां हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे समाज के अंदर जो फैली हुई है, ये मेरी पहली बात है। और अगर हमको उन बुराइयों को समाप्त करना है, अपने शहर को, अपने नगर को सुधारना है, साफ स्वच्छ रखना है, तो आप सबको मिलकर और हमारा साथ देते हुए ये करना है। ये मेरी दूसरी बात है। मैं आप लोगों से वचन देता हूं, आप लोगों को वचन देता हूं, आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे जिता दिया तो मैं आपके शहर में यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहां तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बाएं से लेकर दाएं तक, ऐसा मैं करूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया आपकी इन भरपूर तालियों का। एक बार होता क्या है, एयरफोर्स में एक वैकेंसी निकली, एक वांट निकला कर्नल के लिए, जिसमें सिर्फ एक पोस्ट था, लेकिन 500 कैंडिडेट पहुंच गए, जिसमें एक सरदार जी भी गए हुए थे। अब बेचारे जनरल बड़े परेशान, यार 500 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो उन्होंने 200 को तो रिटन टेस्ट में छांट दिया, फिर बाकी बचते हैं 300। तो 300 को उन्होंने बुलाकर कहा कि कल तुम लोगों का साहस परीक्षण होगा, जो ज्यादा साहसी होगा उसी को मैं कर्नल बनाऊंगा।
तो कर आप लोग तैयार होकर आइए। दूसरे दिन 300 कैंडिडेट्स तैयार होकर पहुंचते हैं। तो जनरल इन सबों को ले जाता है और अब परेड ग्राउंड में सबको बीचों बीच खड़ा करके किनारे से चारों तरफ से फोर्स लगवा देता है और खुद एक ऊंचे से मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है। और सरदार जी भी उसी 300 की भीड़ में बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए थे। तो जनरल बोलता है, देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने यहां पर तोप मंगवाऊंगा और आप लोगों से बोलूंगा हैंड्स अप, तो आप लोग अपने हाथ ऊपर उठा लीजिएगा। फिर मैं बोलूंगा रेडी 1, आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। 2, सीना निकाल लीजिएगा। 3, और 3 पर तोप छोड़ दिया जाएगा। किसी का हाथ हिलना नहीं चाहिए, किसी का हाथ गिरना नहीं चाहिए, किसी का सीना पीछे की ओर पिचकना नहीं चाहिए। जो सीना निकालकर और हाथ तानकर खड़ा रह जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। पूरे 300 कैंडिडेट्स सब खड़े हो गए। जनरल ऊंचे से मंच पे खड़ा होकर आवाज लगाया, हैंड्स अप। सब लोगों ने अपने अपने हाथ ऊपर कर लिए। तभी 10 आदमी मिलकर तोप को लुढ़काते हुए लेकर आए। मंच पर ज्यों खड़ा किया तो आगे की लाइन में जो भी लोग खड़े थे उनको देखकर हालत खराब होनी शुरू हुई। उधर जनरल ने आवाज लगाई, रेडी 1। लोगों ने अपने अपने हाथ को कड़ा कर लिया। 2, आगे वाले डर के मारे आंख बंद करने लगे। नहीं, आंख खोलो, ये साहस परीक्षण है। नहीं भैया हम नहीं करेंगे, हमको जाने दो। खबरदार, कोई यहां से भागा तो गोली मार दिया जाएगा। हाथ उठाकर खड़े रहो। और बीचों बीच सरदार जी भी ज्यों उन्होंने कहा 3, तो बोला धड़ाम, और तोप के बोलते ही कितने तो फ्री हो गए। किसी का हाथ नीचे, किसी का हार्ट फेल, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, यानी कि 299 सब तीतर भीतर हो गए। लेकिन सरदार जी अकेले बिल्कुल बीचों बीच दोनों हाथ उठाकर ताने खड़े हुए थे। जनरल बड़ा खुश हुआ, उनके पास पहुंचा और बोला, सरदारा तूने हजारा लगा दिया, मैं तेरे से बहुत खुश हुआ। चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, चलो। तो सरदार जी अपनी जगह जमे हुए हैं, हिल ही नहीं रहे। सरदारा चलो, तो हिल ही नहीं रहे। उनका हाथ नीचे कर रहे हैं तो हाथ भी नीचे नहीं। अरे सरदार जी, अरे चलोगे जी। और जब जनरल ने उनके कमर पर हाथ लगाया तो कमर गीली। तो सरदार जी ये तुमने क्या कर दिया? तो सरदार जी बोलते हैं, जनरल डरेगा नहीं तो क्या हगेगा भी नहीं? अरे डरने को मना किया था, हगने को तो नहीं मना किया। शुक्रिया शुक्रिया।